तो कल हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना, इफ के साथ एल्स और सिंगल इफ, ये दो स्टेटमेंट पढ़े थे, है ना। हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया है, इफ एल्स हो गया है, ठीक है। आज हमको जो पढ़ना है नेस्टेड इफ, क्या पढ़ना है? तो नेस्टेड इफ का क्या मतलब है? नेस्टेड, नेस्टेड मतलब समझते हो क्या? नेस्ट से बना है नेस्टेड, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है? सर इफ के अंदर एक और इफ। अरे नेस्ट का मतलब पूछ रहा हूँ भैया। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। घोंसला कैसे बनता है? एक तिनका और उसके ऊपर और अंदर तिनका और अंदर, ऐसे फंसा फंसा के कुछ इस तरीके से जाल जैसा बन जाता है घोंसला, है ना। तिनके के अंदर तिनका फंसा फंसा के ऐसे बनता है। तो यहाँ नेस्टेड का मतलब यही है। जैसे रियल लाइफ में तिनके के अंदर तिनका फंसा फंसा के एक घोंसला तैयार होता है, वैसे यहाँ पे जब हम नेस्टेड इफ़ की बात करते हैं, तो क्योंकि ये नेस्टेड वर्ड वहीं से निकल के आया है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक इफ़ स्टेटमेंट हमने ये लिखा और इसके अंदर एक दूसरा इफ़ स्टेटमेंट मिल जाए, ठीक है, ये पहला, और इसके अंदर आते ही ये दूसरा मिल गया। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एक इफ़ ये है हमारा, इसके अंदर ये पहला इफ़ हो गया, ठीक है, ये दूसरा इफ़ हो गया, एंड ये कुछ भी हो सकता है। तो एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट का प्रेजेंट होना ही नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहलाता है। इसका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा, इसके अंदर यहाँ पे इफ़ लगाया और इसके अंदर फिर से एक इफ़ आ गया। ये क्लोजिंग हो गया, ये इस वाले इफ़ का, ये इस वाले इफ़ का, ये इस वाले इफ़, यानी यहाँ पे नेस्टिंग के ऊपर नेस्टिंग हो रही है ना। नेस्टेड का मतलब क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन इफ इनसाइड अ इफ स्टेटमेंट। क्लियर है? यस और नो? सर एक Yes, बार sir. दोबारा रिपीट कर दीजिए। इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि हमने एक इफ स्टेटमेंट बनाया और उसकी बॉडी में जैसे एंटर करें तो हमें एक दूसरा इफ स्टेटमेंट मिल जाए। यहाँ पे वही तो हो रहा है। जैसे यहाँ पे की बात करें, ये पहला स्टेटमेंट था, इसके अंदर जैसे बॉडी में अंदर आया तो इसको एक दूसरा स्टेटमेंट मिला, और मैं बोल रहा हूँ कि एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये दूसरा मिला, ये तीसरा मिल गया। तो सर वो कंडीशन के हिसाब से होगा ना फिर। कंडीशन हम देंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आएगा, अंदर आते ही फिर ये वाला इफ चलेगा, और फॉल्स हुई तो फिर वो अंदर का क्यों ही चलेगा। अगर ये अगर 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 ये वाला अगर ये हाँ, वाला सही हो जाएगा तो फिर आगे जरूरत ना पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ पे ये आउटर लूप, आउटर इफ है, ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, तो ये अंदर आएगा, और अंदर आते ही इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मिलेंगे ये दूसरा इफ मिलेगा, तो इसको भी तो एग्जीक्यूट करेगा ना। यस। और अगर ये फॉल्स हो गया तो इस केस में ये अंदर आएगा ही नहीं, तो फिर ये वाले स्टेटमेंट जो हैं इफ के, ये चलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वाली बॉडी ही नहीं एग्जीक्यूट हुई ना। ये वाली क्यों नहीं हुई? ये वाली बॉडी, क्योंकि ये वाली इफ की कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो ये अंदर गया ही नहीं कंट्रोल, तो ये भी
नहीं एग्जीक्यूट होगी। बट अगर ये कंडीशन ट्रू है आउटर इफ का देखो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो चीज़ें क्या कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ, यहाँ कोई कंडीशन होगी और इसके अंदर मैंने लिखा दूसरा इफ, इसकी भी कोई कंडीशन होगी। ये इस इफ का क्लोज किया और ये इस इफ का, तो ये जो ये वाला है ना पोर्शन, ये ठीक है, ये हमारा क्या है, आउटर इफ बॉडी, ठीक है। और ये जो है हमारा ये पोर्शन, ये है हमारा INNER होता है क्या, स्पेलिंग में मत जाना यार, ठीक है। इनर इफ, राइट है सर। इनर इफ बॉडी, हाँ लिखने में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है मेरे से। तो आउटर इफ हम आउटर इफ जो सबसे आउट बाहर साइड वाला, ठीक है, और जिसके अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट है वो हमारा इनर इफ होगा। तो जब भी मैं बोलूँ आउटर इफ की बॉडी है ये इनर इफ की, तो समझ आ रहा है ना किसको कब बोलेंगे क्या। यस सर। नाम से भी समझ आ रहा है, आउटर मतलब बाहर वाला इफ, और उसके अंदर जो इफ अवेलेबल है वो हमारा इनर इफ है ना। तो अब जब तक आउटर इफ जिसके अंदर नेस्टेड इफ है, ठीक है, तो आउटर इफ की कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक ये इनर इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल इसके अंदर आएगा ही नहीं ना, और ये पूरा स्टेटमेंट इस इफ के अंदर है, तो इस इफ के अंदर तो कंट्रोल आना चाहिए ना, तब तो ये वाला चलेगा। क्लियर है? यस सर। तो ट्रू होगा तभी अंदर आएगा, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, अंदर आते ही ये मिला, तो अब इस कंडीशन इस इफ का कंडीशन चेक करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर ये कंडीशन इसकी ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, और फॉल्स है तो ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। फॉल्स के केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला, इसके आगे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, देन या लास्ट में जब कुछ नहीं मिलेगा तो या आउटर वाला लूप खत्म हो जाएगा और इसके आगे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इतना समझ आया? यस यस सर। तो मैं इसी को बोल रहा हूं कि व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें, बाय डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन की तरह ही है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ वही है, जो समरी निकल के आएगी वही है। क्या? द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट का प्रेजेंट होना नेस्टेड इफ है। समझ आया? समझ आया? हाँ सर। यस सर। यस। ठीक है। The if statement can also be used in nested form, means if statement within another if, एक statement within किसी और if के अंदर। तो the inner if state, ये लिखा है ना, the inner if किसे बोलेंगे? जो outer मतलब एक if statement है उसके अंदर जो है वो inner if है। तो inner if statement will be executed only if the condition of outer if statement evaluate true। जो अभी मैं बता रहा था कि अंदर जो अवेलेबल नेस्टेड इफ जो है इनर इफ, वो कब एग्जीक्यूट होगा? तब जब आउटर इफ जो है उसकी कंडीशन ट्रू होगी, और अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी में अंदर आएगा ही नहीं कंट्रोल, तो इनर इफ एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्लियर है? यस सर। By the definition, the presence of one or more than one if statement within the if statement known as nested if। ठीक है, ये है सिंटेक्स इसका जो मैंने अभी दिखाया। ये पहला if स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंडीशन होगी, यहाँ पे दूसरा if है, इस वाले if की बॉडी के अंदर दूसरा if अवेलेबल है, इसमें उसकी कंडीशन होगी, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होंगे, देन रेस्ट ऑफ यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं, देन
यहाँ पे क्लोज हुआ इफ की बॉडी और यहाँ पे क्लोज हुआ आउटर इफ की बॉडी। अब यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा था कि इस इफ के अंदर दूसरा इफ मिला, उसके अंदर एक और इफ मिला। अभी मैं बता रहा था ना कि ये हायरार्की वाइज भी चल सकता है ना। मैंने अभी यहाँ Yes, sir. अभी मैं कुछ इसके पहले लिखा था, ये मैंने ये इफ लिखा, इसके अंदर ये इफ और इसके अंदर आया तो दूसरा एक और इफ मिल गया। तो इस तरीके से भी ये भी हमारा नेस्टिंग ही है। तो नेस्टिंग इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड इफ का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमें मोर देन वन कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। एक से ज़्यादा कंडीशन के बेस पे मुझे स्टेटमेंट चलाना है, तो वहाँ पे मैं नेस्टेड इफ का यूज़ करूँगा। जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? एक से ज़्यादा अगर मुझे चेक करना है तो मान लो मुझे चेक करना है इफ इक्वल है 18 और ग्रेटर देन 18, ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन 18 एंड जेंडर है हमारा मेल, ठीक है। तो कुछ आगे स्टेटमेंट चलाओ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैंने लिखा इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल 18, ये पहली कंडीशन हो गई, इसके अंदर आया। अब मुझे चेक कराना है दूसरी कंडीशन की, इफ जेंडर, ठीक है, इक्वल है इसके, तो क्या प्रिंट करा दिया जाए? कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि प्रिंट एलन बस ही हो, ठीक है। वो कोई कैलकुलेशन ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वो कंडीशन इस तरीके की जब भी सिचुएशन होगी तो वहाँ पे हम क्या कर यूज़ कर सकते हैं? नेस्टेड इफ। तब क्या होगा यहाँ पे? जब भी एज की वैल्यू 18 या उससे ग्रेटर होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मुझे ये वाला चेक करना है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर इसको चेक ही नहीं करना, बात खत्म। ऐसा कंडीशन बनता है ना कि मुझे आगे तभी बढ़ना है, मेरे पास दो कंडीशन है, दोनों को चेक करना है, लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन को मैं तभी चेक करना चाहता हूं जब मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अदरवाइज मैं चेक ही ना करना चाहूँ, मैं चेक ही नहीं करूँगा। तब उस केस में हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो क्या बोला? क्योंकि यही चीज़ मैं इससे भी कर सकता था। कहाँ पे? मैं नेस्टेड इफ ना यूज़ करूँ, मैं यही चीज़ ऐसे लिख देता, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड ऑपरेटर लगाया, एंड जेन इक्वल ऐसे। लो, सेम चीज़ मैंने कर दिया, बट यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ अब यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एंड ऑपरेटर यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन पूरा लिख दिया। यहाँ पे ये इसको भी चेक करेगा और इसको भी, जब दोनों ही ट्रू होंगे तभी हमें फाइनल यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा अंदर, और दोनों में से कोई एक गलत हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कर सकते हैं ऐसा, बट फिर नेस्टेड इफ का क्या सीन है? नेस्टेड इफ क्यों यूज़ करें और कहाँ यूज़ करें? यहाँ पे और नेस्टेड इफ में क्या अंतर है? यहाँ पे ये और ये दोनों ही चेक हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम ये चेक होगी, और जब ये ट्रू होगा तभी ये वाला एग्जीक्यूट होगा और चेक करा जाएगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि मान लो हमारा ये वाला कंडीशन ही अगर गलत है तो ब्लाइंडली हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि आगे हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे इसको चेक ही नहीं करना अगर ये वाला फॉल्स है, और अगर ये वाला ट्रू है देन फिर हमको ज़रूरत है कि हाँ अब इसको हम चेक कर सकते हैं। इस तरह में होगा क्या?
यहाँ पे दोनों चेक किया जा रहा था, जबकि ये वाली कंडीशन एसोसिएटेड है इससे। हम मेल और फीमेल तब चेक कर लें जब एज ग्रेटर देन 18 है, क्योंकि एज अगर 18 से लेस है तो फिर वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल वो एलिजिबल ही नहीं है, ऐसा समझ लो। तो फिर मैं जेंडर चेक करके करूँगा क्या? तो इस तरह की सिचुएशन में हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस और बेहतर मिलती है। यहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा मिलेगा, हम यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज़ करके बनाएंगे। तो क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट? sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो नेस्टेड इफ का कुछ एग्जांपल अब थोड़ा देखते हैं बुक में ही। ये जो सिंटेक्स था ऊपर वही को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे काम करेगा। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि नेस्टेड इफ कैसे काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द नेस्टेड इफ कैसे काम करेगा। इफ वेट लेस देन 45, अगर हमारा वजन वेट 45 से कम है तो तुम अंदर आओ और हाइट चेक करो कि हाइट ग्रेटर देन है क्या 175 से। और अगर वेट 45 से ग्रेटर है तो फिर अंदर तुम मत जाओ, हाइट चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा सीन है, समझ आया? In the above code, if the condition is outer if, condition of outer if statement evaluates the true means weight is less than 45, then the control enter within outer loop। ठीक है, outer loop के अंदर कंट्रोल आएगा, सॉरी लूप बोल रहा हूँ, if ब्लॉक एंड चेक इनर इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा। अब क्या होगा, इनर इफ कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू देन, मतलब अब जब इफ ये जो इनर इफ है इसकी कंडीशन ट्रू होगी, क्या कंडीशन है कि हाइट इज ग्रेटर देन 75, देन द वेरिएबल काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड, ये वाला काउंट प्लस प्लस जो हो रहा है। और अगर ये फॉल्स है तो ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, बट अगर ट्रू है तो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और फॉल्स के केस में वो आगे बढ़ जाएगा, वो पूरा ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं इनर इफ वाला। समझ आया? सर ये काउंट क्यों यूज होगा? क्या काउंट वेरिएबल क्यों यूज हुआ है? इसका कोई अभी मतलब ही नहीं है। अच्छा तुम ये एग्जाम्पल देखो और बताओ कि इसका कुछ आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं। देखो ये स्टेटमेंट है एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है लॉजिकली, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। कि मान लो ऐसा मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मान लो दो कंडीशन है कि वेट अगर लेस देन है 45 से और हाइट हमारा ग्रेटर देन है 175 के, तो तुम क्या करो कि उसके हाइट में कुछ कैलकुलेशन माइनस प्लस या जो भी करना है, या उसकी मान लो इम्प्लाई का कुछ या कोई पर्सन का हम डेटा मैनेज कर रहे हैं तो उसकी सैलरी वगैरह में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट इतने का कर दो या डिक्रीमेंट। तो वो स्टेटमेंट एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल दिखाया गया है कि इसका नेस्टेड इफ का कि कैसे वो काम करता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम यहाँ नेस्टेड इफ के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही लगाएं। मैं यहाँ पे प्रिंट एलन हर जगह लिख देता हूँ सिंपल तुम लोग को समझाने के लिए, बट ये ऑपरेशन इसके अंदर स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो सब स्टेटमेंट है। वो आउटपुट स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो कुछ कैलकुलेशन भी हो सकता है, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं कुछ ग्रुप में। क्लियर है? अभी यहाँ यस सर। अब यहाँ पे काउंट की बात करो तो यहाँ पे किसी का कोई मतलब नहीं है एग्जैक्टली कि काउंट क्यों हम कर रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये केवल एक कोड, छोटा सा कोड स्निप्ट है जो केवल क्या एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा है कि हाउ नेस्टेड इफ इज वर्क। ठीक है, ओके सर। अब फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 2, फॉर्मेट नंबर 3। ठीक है, इनमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक हम जब प्रोग्राम लिखते थे, ठीक है, हमने क्या करते थे, इफ यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी,
यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते थे, और ये मतलब कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। मान लो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, 2 3 4 या और भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, इफ या एल्स या अदर कोई भी फॉर लूप, वाइल लूप, ये जो भी हम आगे बात करेंगे, तो अगर वहाँ पे उस ब्लॉक जो भी हम बना रहे हैं, चाहे लूपिंग की बात करेंगे आगे तब भी, चाहे यहाँ पे इफ की बात करें या एल्स की बात करें, ठीक है, तो या क्या होगा कि अगर मल्टीपल ब्लॉक है तो ये करली ब्रेसेस का जो पेयर है इसके बीच में ही हम लिखेंगे इट इज़ कंपलसरी। ये कंपलसरी कब होगा? जब हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल है, ठीक है, एक से ज़्यादा है। बट अगर हमारे पास उसकी बॉडी में जो हम बना रहे हैं ब्लॉक सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उस केस में हम ये करली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं, मेरे पास अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल 18, तो यहाँ पे मैंने ऐसे अभी तक ऐसे लिखते थे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ प्रिंट कर दिया हाय या कुछ भी, है ना। यही सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा दूँ फिर भी चलेगा, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या? इफ़, वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल 18, देन यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँ हाँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेम एज इसकी तरह है। यहाँ पे बस मैंने करली ब्रेसेस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए सिंगल स्टेटमेंट अगर है तो हम करली ब्रेसेस को ओमिट कर सकते हैं। बट अगर यही इफ़ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट और कुछ होते देन इट इज़ कंपलसरी टू मेंशन दिस, ठीक है, इसको लगाना कंपलसरी हो जाएगा फिर, नहीं तो फिर क्या होगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा बट तुम्हारा आउटपुट में ज़रूर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिर सिंटेक्स एरर के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये लॉजिकल एरर हो जाएगी। क्यों? मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और मैं चाहता था कि ये 1 2 3 4 स्टेटमेंट हो गए, और ये चारों के चारों मैं चाहता हूँ ये इफ़ की बॉडी के अंदर हूँ, बट मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया नहीं, तो होगा क्या, कंपाइलर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है उसके जस्ट इमीडिएट जो स्टेटमेंट है उसको कंसीडर कर लेता है कि ये स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर है, कुछ इस तरीके से इंटरनली, और रेस्ट ऑफ द कोड आउटर, मतलब उस ब्लॉक के बाहर का समझा जाता है कि मतलब ये वाला जो 3 लाइन जो और लिखी हुई हैं ये अब इफ ब्लॉक के पार्ट नहीं है, इफ ब्लॉक का पार्ट केवल ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसका ब्लॉक नहीं बनाया था कर्ली ब्रेसेस यूज करके, तो इस वजह से इफ़ की बॉडी जब भी ट्रू होगी तो केवल ये वाला चलेगा और ये वाला नॉर्मल कोड की तरह चलेगा, क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर है। ये कब होगा? जब हम ऐसे करेंगे, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, लेकिन हम चाहते थे कि ये चारों के चारों इफ ब्लॉक के अंदर कंसीडर किया जाए। तो अब यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो गए तो हमें इस तरीके से ब्लॉक बना के और उसके अंदर ये चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो हम कर्ली ब्रेसेस ओमिट कब कर सकते हैं? जब हमारे पास किसी भी ब्लॉक को जब डिफाइन कर रहे हैं और उस ब्लॉक के अंदर केवल सिंगल स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएंगे तो चलेगा, बट एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक और उसके अंदर ही हमें सब फिर लिखना है। ठीक है, समझ आया? सर Yes, ओमिट मतलब रिपीट होता है? हाँ हाँ, मतलब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ना लगाओ तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये स्टेटमेंट है वेट लेस दैन 45 और इफ़ हाइट ग्रेटर देन ये। तो अब यहाँ पे देखो इस इफ़ के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे इसने करली ब्रेसेस नहीं लगाया ना। इस इफ़ का बॉडी कहाँ बनाया है? ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस नहीं लिखा ना। नो सर। अब यही चीज़ अगर मैं कंसीडर करूँ कि जो ये इफ़ है, आउटर इफ़, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट तो है, ये वाला इफ़। अब कंफ्यूज मत होना कि नहीं सर इस इफ के अंदर 2 स्टेटमेंट है, ये इफ स्टेटमेंट और एक काउंट प्लस प्लस। भैया काउंट प्लस प्लस आउटर इफ का पार्ट नहीं है, वो इनर इफ का पार्ट है, समझे?
समझे या नहीं? समझ गए। यस तो जब आउटर इफ के अंदर भी केवल एक ही स्टेटमेंट है जो कि नेस्टेड इफ है, तो मैं ये वाला आउटर लूप का जो बॉडी है उसको भी रिमूव कर सकता हूँ ना। तो फॉर्मेट 2 में देखो कुछ ऐसा लिखा, इफ वेट लेस देन 45, और इसका बॉडी नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है ये वाला इफ, बट इसकी बॉडी बना दिया। बट जरूरी नहीं था, इसको भी नहीं लगाता तब भी चलता। फॉर्मेट 3 में यही दिखा रहा है ना? क्या कि हम ऐसे भी लिख देंगे चलेगा, इफ वेट लेस देन 45, तो अंदर आएगा, ये दूसरा स्टेटमेंट है जो कि इस इफ के अंदर है, ठीक है, और इसके अंदर काउंट है। तो हर एक, ये दोनों इफ के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट ही है, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हटा दिया गया। लेकिन चलेगा वैसे ही जैसे वो चलता आ रहा है कि पहले ये आउटर इफ का कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तब ये इनर इफ चेक किया जाएगा, और ये ट्रू हुआ तब काउंट इंक्रीमेंट होगा। समझ आया? यस सर। Consider one more example that contain compound relation statement as this. यहाँ पे if weight greater than equal 35 and weight less than equal 45, then अंदर आएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि वेट की वैल्यू इस रेंज के बीच में होनी चाहिए, क्या 35 से 45 के बीच में या उनके इक्वल। अगर इस रेंज पे है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू और अंदर आ जाएगा, और अंदर आते ही इनर इफ चलेगा कि हाइट क्या ग्रेटर देन है 75 है, देन इंक्रीज होगा। क्योंकि यहाँ पे वेट की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करो, वेट की वैल्यू है 20, 35 और 45 की रेंज में है ही नहीं, कंडीशन गलत होगी। देखना 20 क्या ग्रेटर देन है 35 से, यहीं पे गलत हो गई। लेस देन है क्या? हाँ लेस देन तो है बट ग्रेटर देन नहीं है ना तो इक्वल है, कंडीशन फॉल्स, एंड लगा है, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स। अगर मैं 35 ले लूँ तो 35 क्या इक्वल है 35 के, फर्स्ट कंडीशन यस ट्रू है। तो यहाँ पे वेट की 35 क्या लेस देन है 45, यस ट्रू है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और अंदर आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना, बेसिकली ये रेंज बता रहा है कि ये 35 से लेकर 45 के बीच में, इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वेट की तभी ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। क्लियर है? सर ये जो 175 ये किसमें है? इंच, फुट, सेंटीमीटर, तो किसमें सेंटीमीटर में होगा भैया। 175 फुट का कौन बंदा होता है? यहाँ तो 7 फुट के भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, बस सेंटीमीटर में, ठीक है। ओके सर। तो अब ये कोड कैसे काम करता है, यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। इन द अबव कोड इफ द कंडीशन ऑफ आउटर इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट्स ट्रू means weight is greater than and equal to 35 and less than or equal to 45, then the condition of inner if statement will be evaluated. If this condition is also true, means height is greater than 75, then the variable count will be incremented, otherwise not. If any one of the condition is false, then the process will be bypass. समझ आ रहा है जो लिखा है, जो अभी मैं एक्सप्लेन किया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो अब सीधा एक प्रॉब्लम में आते हैं और इसको हमें सॉल्व करना है। फटाफट लग जाओ बिना नकल के, सॉल्यूशन सामने है बट देखना बिल्कुल नहीं है। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम 2 डायरेक्ट आ गया, प्रॉब्लम 1 कहाँ है भाई? अच्छा समझ गया, प्रॉब्लम 1 कल देखे थे हम। प्रॉब्लम 2, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है कि हमने एक इंटीजर नंबर इनपुट लेना है। देन चेक वेदर द इंटीजर नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। ठीक है, नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना है। इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 देन चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। समझ रहे हो? पहली कंडीशन ये है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं। मैंने जो उतनी टाइम बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास 2 कंडीशन है। पहले तो हमें चेक करना है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो डिविजिबल है देन हमें चेक करना है कि वो इवन नंबर है या ऑड।
अदरवाइज अगर वो 5 से डिविजिबल ही नहीं है तो हमें फिर इवन ऑड चेक ही नहीं करना, क्योंकि इवन नंबर, कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे बट फिर भी इवन होंगे या ऑड होंगे। तो हमें केवल वही नंबर इवन ऑड ढूंढना है जो 5 से डिविजिबल है। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, देन प्रिंट द नंबर अलॉन्ग विद द सुटेबल मैसेज कि वो इवन है कि ऑड है। बनाओ फटाफट, बहुत इजी है। लो कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बना। हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर आए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। बिफोर दैट वी हैव टू इंपोर्ट java.util.package स्टार या स्कैनर लगा के इनपुट लेने के लिए। देन हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया, इंटीजर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इनपुट ले लिया। अब उस नंबर को सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं क्या वो 5 से डिविजिबल है। n मॉड बाई 5 अगर 0 मिलता है रिमाइंडर तो डिविजिबल होगा। तभी तुम अंदर आओ और चेक करो दूसरी कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन है इनर इफ कि n मॉड बाई 2 0 यानी इवन का केस है। तो प्रिंट कराओ कि जो नंबर है वो इज इवन नंबर, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन चेक कराओ। ये क्या बोल रहा है कि अगर n मॉड बाई 2 नॉट इक्वल है 0, इट मीन्स कुछ रिमाइंडर वैल्यू मिल रही है यानी वो ऑड नंबर है, तो उस केस में ये प्रिंट करा दो। यहाँ पे नेस्टेड हो रहा है ना, एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट को हमने एक आउटर इफ के अंदर रखा हुआ है। इसको रन करते हैं। कोड समझ आया? यस सर। खुशनवी, श्रेया,
यस सर आया। मैंने 15 इनपुट किया तो बोल रहा है 15 इज ऑड नंबर, ठीक है। और 15 क्योंकि 5 से क्या है, डिविजिबल है। बट कोई ऐसा नंबर जो 5 के उसमें है ही नहीं, क्या 3। तो फिर से रन करते हैं, क्या 3 5 से डिविजिबल है, 3। कुछ आया ही नहीं आउटपुट में, क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन, ये फॉल्स है सर। हाँ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स हो गई तो इस ब्लॉक के बाद कोई अदर स्टेटमेंट है क्या आउटर इफ के बाद? कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं आया। और फॉल्स के केस में अंदर वाला इफ तो चलेगी नहीं। समझ आया? सर तो 15 है इंटीजर तो क्या होगा? क्या क्या है, बोलो वंस रिपीट। 16 इंटीजर लेंगे तो क्या होगा? वो तो 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा। हाँ, तो सेम ऐसे ही होगा ना कि कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमें इवन और ऑड जो भी चेक करना है, किसका चेक करना है? सबसे पहले वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तभी तुम इवन ऑड उसको चेक करो। जब वो 5 से डिविजिबल है ही नहीं तो हमें वो इवन है कि ऑड उससे लेने देना नहीं, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ करना ही नहीं। तो यहाँ पे 16 5 से डिविजिबल नहीं था तो कुछ नहीं किया। अब जैसे कि 10 5 से डिविजिबल है और इवन नंबर भी है, तो मैं अगर यहाँ पे 10 दूँ तो 10 इज इवन नंबर दे देगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। हम्म। तो नेस्टेड इफ के प्रोग्राम अब जो भी आएंगे तो सब बन जाएंगे ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे इनपुट नंबर 21, सी that this input number 21 is not divisible by 5, so the control immediately terminates as well as bypass both nested if, thus no output will be appear। हमने देखा अभी कि कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। आगे बढ़ें, आगे क्या है? अब ये मेरा पूरा ब्लर है। क्वेश्चन पढ़ो भाई अपने बुक में देख के, क्या करना है इस क्वेश्चन में। Write a program to input a day number between 1 to 7. ओके, तो हाँ, तो अब यहाँ पे डे नंबर इनपुट करना है और जो भी डे नंबर हम प्रिंट कराएं वो डे को एज अ मैसेज प्रिंट करा देना। बट आउटर हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो डे नंबर है वो वैलिड है या नहीं, तब तो हम प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज हमें कुछ कराना नहीं है। कुछ ऐसा ही है ना उसमें क्वेश्चन में, बताओ। हाँ, इनवैलिड डे नंबर, ठीक है, कुछ ऐसा ही है क्या? अब डे नंबर हमारे 1 से लेकर 7 की रेंज में हो सकता है। अगर यूजर ने 8 इनपुट दे दिया तब हमें क्या कुछ प्रिंट कराएंगे क्या हम? 8 नंबर में कौन सा डे नंबर आता है, सॉरी डेज नेम, कोई है क्या? 7 ही है, 1 से 7। तो अगर यूजर का जो इनपुट रेंज है नंबर वो 1 से 7 के बीच में कुछ भी अगर आए तो तुम एंटर करो और एंटर करने के बाद चेक करो कि वो जो नंबर है वो क्या है, 1 है कि 2 है कि 3 है। ऐसे मल्टीपल इफ लगेंगे वहाँ पे, 7 नेस्टेड इफ लगाओगे और उसी के अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट कराओगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वो लास्ट में जब आउटर इफ चेक करेगा रेंज, और रेंज अगर गलत होगा देन क्या होगा? Invalid day number. इनवैलिड मैसेज ऐसे प्रिंट करा देना है। ये प्रोग्राम किससे किससे बन जाएगा? सर मेरे से।
कितने लोग हैं? हाँ, 4-5 लोग उठाए तो हैं। ठीक है, बहुत इजी है। देखो, मान लीजिए मेरा मेन मेथड है यहाँ पे जो मैं हमेशा ARGS लिखता हूँ ना, ये नाम कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? ARGS की जगह कुछ भी लिख सकते हो, वो एक नाम है वेरिएबल के जैसा। तो यहाँ पे ARGS कुछ भी हो सकता है, और ये ब्रैकेट या तो यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, आगे या पीछे कहीं पे भी, तो वो भी वैलिड है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इनपुट लेना पड़ेगा। स्कैनर SC इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, देन मैसेज प्रिंट कराना होगा। इंटर डे नंबर। ठीक है, मैसेज ऐसे कुछ भी दे सकते हो, इंट डे इक्वल SC डॉट नेक्स्ट इंट। इतना आ गया। अब यहाँ पे इफ लगाएंगे और बोलेंगे कि अगर हमारा डे ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के, एंड जो डे है हमारा वो लेस देन और इक्वल है 7 के। अगर इस रेंज में है तो ही अंदर आओ और देन प्रिंट कराओ। क्या कंडीशन अंदर लगेंगी? कि अब डे अगर हमारा 1 के इक्वल है तो प्रिंट कराओ क्या? मंडे। मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि इस इफ के अंदर केवल सिंगल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में नहीं लगाऊंगा, चलेगा। दूसरा इफ लगाओ, अगर डे हमारा इक्वल है 2 के, दे प्रिंट कराओ ट्यूसडे। ऐसे ही सबके लिए 7 इफ चलेंगे। ठीक है, देन लास्ट में हम ये जो मैंने क्लोज किया, ये किसका है? ये वाला, इस बॉडी का। देन ये मेन मेथड, और लास्ट में क्लास वाला भी क्लोज करेंगे, क्लास होगी तो। इस तरीके से पूरा बनेगा, प्रोग्राम बन जाएगा ना सबसे। होगा क्या? डे नंबर अगर आया, मान लो यहाँ पे डे नंबर आया 7, ठीक है, या मान लो कि डे नंबर आया 2, तो देखेगा कि जो डे है क्या वो ग्रेटर है 1 से? यस। क्या वो छोटा है 7 से? यस। यानी ये पूरी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई यहाँ पे। तो ट्रू के केस में अंदर आया, अंदर आते ही ये वाला कंडीशन चेक करेगा, क्या डे की वैल्यू यानी 2 इक्वल है 1 के? नहीं, तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला इफ छोड़ दिया। आगे बढ़ेगा, दूसरा इफ मिला उसे, तो यहाँ पे देखेगा क्या डे यानी डे की वैल्यू 2 इक्वल है 2 के? यस। कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो यहाँ पे ट्यूसडे को प्रिंट कर देगा। और आगे की भी जो भी स्टेटमेंट है वो भी चेक किए जाएंगे, बट वो चलेंगे नहीं क्योंकि उनकी कंडीशन फॉल्स रहेगी। ऐसे ही कितने इफ यहाँ पे हम अंदर मल्टीपल इफ बनाएंगे 7, 1 से लेकर 7 कंडीशन के लिए। ठीक है ना? बन जाएगा। सर जो ये प्रोग्राम किया है ये वैलिड है? अब मुझे दिख तो है नहीं रहा प्रॉपर, ब्लर ब्लर है, बट हाँ वैलिड है। लास्ट में हाँ नहीं, जो आपने जो किया है। मेरे प्रोग्राम में हाँ प्रॉपर वैलिड है, बट लास्ट में एक, हाँ, आपका वाला वैलिड है ना? हाँ एक स्टेटमेंट इसके बाद फिर लगेगा। किसके बाद? आउटर इफ के बाद। क्योंकि जब आउटर इफ क्या होगा? फॉल्स होगा। तो फॉल्स के केस में हमें क्या मैसेज देना था? क्वेश्चन में लिखा था ना इनवैलिड डे नंबर। तो उसके लिए ये जैसे ही बॉडी क्लोज हुई तो इसके जस्ट बाद एक स्टेटमेंट क्या लगेगा? इफ, जो ये देखो यहाँ पे लिखा है,
इफ डे नंबर क्या लिखा हुआ है? If Day day number number is less less than than 1, 1. हाँ, जो भी रेंज है कि अगर वो 1 से छोटा हो गया या 7 से ग्रेटर मिल रहा है तो उस केस में हमें मैसेज क्या देना है? इनवैलिड। बस इतना लिखना है, बाकी वो वैलिड है जो मैंने कोड लिखा है, ठीक है। ये बस यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, आधा अधूरा किया है। जैसे यहाँ पे 7 इफ लगेंगे, मैंने 2 ही केवल लिखा, बाकी आगे डैश डैश कर दिया। यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग इफ लिया हुआ है, ठीक है, समझ आया? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. इफ एल्स स्टेटमेंट हमने कल ऑलरेडी देख लिया था कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। It is used to check the condition, and if the condition is true then the statement associated with the if executed, otherwise in case of false the कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? जो इस स्टेटमेंट एसोसिएटेड है else ब्लॉक के साथ, वो कल हमने इसको प्रॉपर देखा था, एक प्रोग्राम बनाया था। किस चीज़ का प्रोग्राम बनाए थे? इवन ऑड का। तो दिस इज अनदर फीचर ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ विच वर्क्स ऑन फॉर बोथ इज ट्रू एज वेल एज फॉल्स। कंडीशन ट्रू है उसके लिए भी काम करेगा, और फॉल्स है तो उसके लिए भी कोई अदर ब्लॉक अगर चलाना है तो वो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। इसको पढ़ने की अभी और कोई ज़रूरत है क्या? प्रोग्राम भी कल हमने देख लिया था। इसका हमने कल फ्लो चार्ट भी देखा था, है ना? इसका फ्लो चार्ट इफ एल्स का ऐसे ही बना के कल मैंने बताया था ना, याद है किसी को? yes sir. हाँ सर। तो ये तो मान लो हो गया है हमारा। लास्ट हमारा बचा है एल्सिफ लैडर, ये द इफ एल्सिफ लैडर। प्रोग्राम बनाने के लिए रेडी रहना, ठीक है। बहुत मस्त और अच्छे अच्छे बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ इसको भूलना नहीं है। मैं पता चले प्रोग्रामिंग जब मैं करवाऊँगा तो फिर पूछूंगा भी बीच बीच में, और अगर नहीं बताए ना बहुत मारूंगा, ऑनलाइन मारूंगा थप्पड़ लैपटॉप में घुस के। सर आपका लैपटॉप टूट जाएगा। तुम्हारे फ़ोन से डायरेक्ट निकलेगा मेरा हाथ तुम्हारी फ़ोन की स्क्रीन से। तो अब लैडर की बात करें तो लैडर मीन्स होता क्या है? सीढ़ी। देखो जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं जो नाम है उसी से कुछ रिलेटेड ही है। अब सीढ़ी में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एक सीढ़ी बना दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम ऊपर अगर चढ़ेंगे तो पहले इस स्टेप पे आएंगे, देन इस स्टेप पे आएंगे, देन इस स्टेप पे। क्या मैं डायरेक्ट नीचे से और इस स्टेप पे चला जाऊँ? नहीं जा सकता। बस ऐसे ही काम करता है इफ एल्सिफ लैडर। समझ आया? और हाँ सर। कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं? जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं उस केस में हम एल्सिफ लैडर का यूज़ करते हैं। तो फिर अभी हम पढ़े थे मल्टीपल इफ, उसका क्या है? यहाँ पे जैसे मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करते थे? ये इफ़ लगाया, ठीक है, इसकी बॉडी, हम दूसरा इफ़ लगाए, ठीक है, इसकी बॉडी, तीसरा इफ़ लगाए, ऐसे मल्टीपल इफ़ लगाते चले आए। ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, लेकिन कंडीशन के बेस पे जो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग हो उसका आउटपुट चलेगा, है ना? ये मल्टीपल इफ था। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि एल्सिफ लैडर का यूज़ भी हम तब इसी के लिए करते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू चेक द मल्टीपल कंडीशंस देन वी कैन यूज़ इफ एल्स लैडर, एल्सिफ लैडर। तो फिर डिफरेंस क्या है?
ठीक है। तो अब यहाँ पे यही चीज एल्सिफ लैडर से करना है, तो मैं पहले इफ लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन देंगे और इसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन के लिए यहाँ पे इफ नहीं लगाऊंगा, एल्स else देन इफ, और इसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन दूंगा और इसकी कोई बॉडी होगी, देन एल्स इफ, कितने भी हो सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा, इसका बॉडी हो गया, और लास्ट में एल्स लगा देंगे। एल्स कब चलेगा, जब कंडीशन सभी फॉल्स होंगी, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, जितनी भी गिवन कंडीशंस हैं ये जब पूरी, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी, देन लास्ट में फिर एल्स चलेगा। एल्स कब चलता है, जब सारी गिवन कंडीशंस फॉल्स रहती हैं तब, ठीक है। यस। अब ये एल्सिफ लैडर को हम अगर समझे तो ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे जो कंडीशन होगी, अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक पूरा चल जाएगा जो इफ का है, ठीक है, ये वाला ब्लॉक पूरा चल जाएगा। देन सीधा ये जितने भी अदर स्टेटमेंट हैं ये सब क्या हो जाएंगे, स्किप, ये नहीं चलेंगे, समझ रहे हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इतना ब्लॉक चल के सीधा ये एंड, यानी इस पूरे इफ के लास्ट में जो भी आगे स्टेटमेंट है एल्स के बाद वाले वो चलेंगे, और ये पूरा स्किप हो जाएगा कोड। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ का आउटर इफ जो हमारा था फॉल्स हो गया, तो उस केस में कंट्रोल इस वाले इफ एल्स इफ के पास आएगा और इसका कंडीशन चेक करेगा। फॉल्स के केस में, ट्रू के केस में इधर आया ही नहीं, वो यहीं पे एग्जीक्यूट करके और आप बाईपास कर गया। बट अगर ये फॉल्स हो गया इफ वाला, देन ये एल्सिफ वाला के पास नेक्स्ट जो इसके जस्ट इमीडिएट एल्सिफ आएगा उसके पास जाएगा और इसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुआ तो इसका बॉडी ये पूरा चल जाएगा और आगे नहीं जाएगा, फिर कंट्रोल सीधा बाईपास हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे भी फॉल्स हुआ ये, तो उस केस में कंट्रोल यहाँ पे नहीं जाएगा और अब नेक्स्ट वाले एल्सिफ कंडीशन को चेक करा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा ट्रू है या फॉल्स, सेम वही चीज़, ट्रू होगा तो ये पार्ट चलेगा और सीधा स्किप। लेकिन अगर फॉल्स हुआ देन एल्स वाला ब्लॉक लास्ट में चलेगा, और एल्स तो चलेगा, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर यहाँ पे ट्रू होता तब फिर ये वाला ब्लॉक चल जाता पूरा और आगे एल्स नहीं चलता, और आगे के फिर जो भी आगे कोड होगा वो चलता। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो समझने वाली बात है कि अगर हमें कहीं भी किसी भी जगह, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं, कि पहले जहाँ पे भी हमें ट्रू कंडीशन मिल जाती है वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके आगे चेक ही नहीं करने आता कंट्रोल। मान लो अगर यहाँ पे फॉल्स हुआ, यहाँ पे ट्रू मिल गया, तो फिर ये कंट्रोल यहाँ पे नहीं आएगा चेक करने कि भाई इसको भी देख लेता हूँ इसकी कंडीशन क्या कैसी है। यहाँ पे अगर ट्रू मिल गया है उसे तो अंदर आएगा और एग्जीक्यूट करेगा और ख़त्म, फिनिश। बट मल्टीपल इफ में क्या होता था, ये ट्रू है, ठीक है, इसका कोड चल गया, ट्रू है, इसका कोड चल गया, बट ये कंट्रोल नेक्स्ट इफ को चेक करने जाएगा। यहाँ पे क्या होता था, अगर मान लो यही वाला ट्रू हो जाता तो ये वाला कोड पूरा चलता इस ब्लॉक का, और आगे यहाँ पे कंट्रोल आता ही नहीं, इनको क्या कर देता, इग्नोर मार देता, स्किप करके आगे बढ़ जाता। बट यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ठीक है, वो इसको चेक किया और एग्जीक्यूट किया, ये ट्रू हो गया, ठीक है, इसको भी चेक करके वो एग्जीक्यूट कर देगा, और ये ट्रू हुआ या फॉल्स के हिसाब से वो कंडीशन के बेस पे इसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा। ट्रू के केस में एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स के केस में नहीं, बट चेक तीनों को करेगा, चेक तीनों को करेगा। अब उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, बट चेक तो तीनों हो रहे हैं, एग्जीक्यूट तो तीनों हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है एल्सिफ लैडर में और नॉर्मल सिंपल मल्टीपल इफ में। तो एफिशिएंट कौन सा है, एल्सिफ लैडर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाँ कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि हमें मल्टीपल इफ की ज़रूरत पड़ती है,
बट जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफिशिएंट, कोड एफिशिएंट कौन सा है, ये। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन मुझे ट्रू मिल गई है तो आगे मैं फिर क्यों ही चेक करूँ। अब हम यहाँ पिछले पिछले प्रोग्राम में क्या कर रहे थे कि 7 मल्टीपल इफ चलाए थे। अब जब मुझे डे नंबर मान लो 1 आया था तो पहला वाला ही मेरा ट्रू हो गया, तो अब मैं मंडे को प्रिंट करा दिया, तब मैं आगे क्यों जाऊँ वो 2 3 4 5 6 7 सभी इफ स्टेटमेंट को चेक करने में क्यों जाऊँ, जब मुझे ऑलरेडी पहले ही मिल गया कि हाँ डे वैल्यू 1 है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज कह सकते हो, और कभी कभी इसको हम एज अ एडवांटेज भी लेके चलते हैं। ऐसी कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि हम इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं। बट एल्स इफ लैडर पे ऐसा नहीं होता। अगर पहले कोई कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसका ब्लॉक चलेगा, और बाकी का रेस्ट ऑफ जो भी उसका एल्स इफ अदर कंडीशन है वो सब नहीं चेक की जाएंगी, कंट्रोल वहाँ जाएगा ही नहीं। कंट्रोल नेक्स्ट कंडीशन में कब जाएगा? जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी। समझ आया? यस सर। ये देखो यहाँ पे सिंटेक्स है पूरा, इफ स्टेटमेंट देन एल्स इफ। यहाँ पे ऐसे कितने भी एल्स इफ हो सकते हैं, लास्ट में एल्स। एल्स कब चलेगा? जब सभी के सभी जितने भी गिवन कंडीशन है, इफ एल्स इफ इतनी सारी कंडीशन सब फॉल्स हो जाए, देन लास्ट में एल्स वाला चल जाएगा। ठीक है? तो इसका जो प्रोग्राम है ये देखो सेम वही प्रोग्राम जो डे नंबर वाला है। अब यहाँ पे मल्टीपल इफ की जगह इफ एल्स इफ लगाया है। फ़ायदा क्या होगा एग्जीक्यूशन में कि अगर यहाँ पे पहला कंडीशन ट्रू मिल गया उसे कि डे नंबर अगर 1 के इक्वल है, तो फिर ये बाकी की जो कंडीशन है वो चेक करेगा ही नहीं, बस वहीं से वो मंडे प्रिंट करके पूरा ब्लॉक को टर्मिनेट कर देगा और आगे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो वही कोड सेम यहाँ पे ऐसे कर दिया है। समझ आया? यस सर। तो चलो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, प्रैक्टिकल एंड जो भी है अब आगे का। अब प्रैक्टिकल ही है लगभग, और इसके अलावा कुछ है नहीं जहाँ तक देख लूँ एक बार। हाँ टोटल है सर अभी। क्या है आगे? अच्छा अभी वो ये टर्नरी हाँ, ऑपरेटर ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और बता दूंगा। टर्नरी ऑपरेटर बता। अभी स्विच स्विच अच्छा स्विच केस है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जितना हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी सॉल्व हैं उनको कल, और उसके बाद जहाँ जब भी स्विच केस हमारे सामने आएगा तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कुछ ना समझ आया हो एनीथिंग, और अगर कुछ नहीं। सर हाँ ये इफ एल्स इफ लेटर में ब्लॉक एन का मतलब क्या है? एन मतलब कि मल्टीपल एफएल्स हो सकते हैं। एन मतलब वो नंबर ऑफ एफएल्स कितने हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं प्रोग्राम में हम 5 से ज़्यादा एल सेफ लैडर नहीं लगा सकते। मतलब यहाँ पे देखो ना, मैंने यहाँ पे एल सेफ दो ही, तो अब वहाँ डैश डैश करके एन लिखा हुआ है, मतलब ये एल सेफ नंबर ऑफ एल सेफ कितने भी हो सकते हैं। समझ गई? कोई बाउंडेशन। यस सर। हम्म। और ब्लॉक एस सर कल ट्यूशन रहेगा? कल नहीं रहेगा। हाँ क्या बोल रही हो? ब्लॉक एज हाँ ब्लॉक एस कहाँ पे लिखा है? उसी में लिखा है, इफ एल्स इफ में लिखा है। क्या प्रोग्राम में? हाँ पेज नंबर 110 में इफ एल्स इफ लैडर। ब्लॉक कहाँ पे ब्लॉक लिखा है? वन 110 में कहाँ पे ब्लॉक लिखा है? अरे स्टेटमेंट ब्लॉक एस एन। भाई वो ये बता रहा है कि अब यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक है, ये जो पेयर ऑफ करली ब्रेसेस है ये ब्लॉक है जहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे, और वो स्टेटमेंट्स एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे अब सिंगल स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक पढ़ो बुक। यहाँ पे सब लिखा होगा हिंट कि अगर यहाँ पे एन लिखा है उसका क्या मतलब है। ये जो थ्योरी पूरी लिखी हुई है ना इतनी सारी, हमेशा बोलता हूँ बुक पढ़ो बुक पढ़ो, क्यों बोलता हूँ?
बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक अभी कल पढ़ के आना, कल संडे है ना, छुट्टी है, आराम से इतना पढ़ना बुक जो भी है, जो ये थ्योरी है ना पूरा जितना पढ़ा दी हूँ, ठीक है।